Good afternoon, students. Still 2 minutes are left. If you have any kind of doubts of previous classes, you may write in comment box so that you can continue. And I hope that you have started studying all the वॉइस क्लियर नहीं है. I hope you might have studied all the previous classes through these presentations. So I hope let us continue with this. My voice is clear now? Yes, ma'am. Yes, it is clear, but speak a little bit louder whenever you speak. Fine. नरेश मिश्रा ये बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन मेरा बताओ, ये क्वेश्चन पूछते नहीं हैं. तो नरेश मिश्रा मैम, टेल मी माय आंसर प्लीज. आपका क्वेश्चन क्या है मुझे पता लगे तो हम आंसर बताएं. Good afternoon everyone. It's 12:30 now, so let us start the class today. As you are watching the first slide and you come to know that we are going to study today the topic organizing. So what is the meaning of organizing, importance, process and concept of organizing as a structure and process. This is we are going to study. And आप देख रहे हैं इसमें कि हम टीचर्स जो पूरी टीम है बिजनेस स्टडीज की, उसमें अरुण सेठी सर CAU से, ज्योत्सना दावर मैम, शंकर दत्त फुलारा सर RPVV गांधीनगर से, अनुराधा बोस मैम, महेश जैन सर, आशा सेठ मैम, मुकेश शर्मा सर, पुनीत गोला सर, जो RPVV डिफरेंट RPV से और डिफरेंट SOE से हैं, और मैं ज्योति कौशिक मनन, लेक्चरर कॉमर्स, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 23 रोहिणी से. तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को शुरू करने के लिए. तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस नोट कर ले. तो जैसा कि ज्योत्सना दावर मैम ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है कि आपको पेन और पेपर के साथ रेडी रहना है और आपको ध्यान से सुनना है जो भी बोला जा रहा है. मेक नोट्स. यदि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं तो उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप नोट्स बनाएंगे. और आप अपनी जो चैट बॉक्स है वो आप सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न के उत्तर देने के लिए और अपने जो डाउट्स हैं उनके लिए आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे. ये स्लाइड है जिसमें हमें ऑनलाइन क्लास सपोर्ट आपको एस्पिरेशन प्रोवाइड करता है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई आपके साथी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, आपको नोट्स चाहिए, आपको असाइनमेंट्स देखने हैं, उन सब किसी भी तरीके की सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ये हमारे बिजनेस स्टडीज के टीम मेंबर्स हैं जो आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं. सबसे पहले आप देख रहे हैं अरुण सेठी सर, जो बहुत सारे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के सेशन आपके साथ ले चुके हैं. इसके बाद हैं ज्योत्सना दावर मैम, जो कि आपके साथ बिजनेस स्टडीज का सेशन ले चुकी हैं और कमेंट बॉक्स में हर क्लास में आपके साथ रहती हैं. पुनीत गोला सर, ये भी बहुत ही लर्नड पर्सन है RPVV करोल बाग से और अभी भी हमारे साथ को पैनलिस्ट हैं. आशा सेठ मैम, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, जो आपके साथ
हमेशा बिजनेस स्टडीज की टीम में रहती हैं। इसके बाद हैं फुलारा सर, और ये हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं और आपकी क्लासेस ये भी ले चुके हैं। मेरा तो आपको मैं इंट्रोडक्शन परिचय अपना दे चुकी हूँ, ज्योति कौशिक मेनन, एसओई सेक्टर 23 रोहिणी से। फिर है मुकेश शर्मा सर, एसओई सेक्टर 17 रोहिणी से। बहुत ही काबिल साथी सभी आपके साथ, ये महेश जैन सर जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत क्लास आपके साथ ली थी और आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था। इसी क्लास में सिसोदिया सर ने भी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन किया था, अनुराधा बोस मैम। तो ये आरटीवी यमुना विहार से हैं और ये इस तरह से पूरी टीम आपके साथ जुटी हुई है आपके सहयोग के लिए। ये है बच्चे आपका टाइम टेबल जिसको दिखाना आवश्यक है। स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या टाइम टेबल रहता है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको सभी को बतानी आवश्यक है। उसमें कि सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करते जाइए। यदि आप कुछ नहीं देख पाते हैं तो आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करके देख सकते हैं। बच्चों की कंप्लेंट आती है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो अपने आप को सुनने के लिए जो भी टेलीकास्ट हो रहा है उसके लिए आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करिए। अपनी फुल स्क्रीन पर इसको देखिएगा। चैट बॉक्स सिर्फ डाउट्स के लिए यूज करिएगा। आप अपना जो स्क्वायर है उसको एनलार्ज कर सकते हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शन है कि क्लास शेड्यूल कहाँ से आएगा, आपको रिकॉर्डेड सेशंस कहाँ से देखने हैं, आपको होम असाइनमेंट्स कहाँ से लेने हैं। इस तरह से पूरी एस्पिरेशन अकाउंट में जब आप जाएंगे तो ये सब आपको दिखाई देगा, जहाँ पर क्लिक करके आप अपनी क्वेरीज। हमने डाउट्स यहाँ भी लिए हैं। यदि आपको लगता है क्लास के बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं, आपने क्लास के वीडियो को बाद में देखा और बाद में आपको लगता है कि कोई प्रश्न कर सकते हैं, ताकि हम अगली क्लास में आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा आपके जो अकाउंट है एस्पिरेशन, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका फायदा आप एस्पिरेशन अकाउंट में लॉग इन करके फायदा उठा सकते हैं। और अपने दोस्तों को कहिए कि अपनी क्लासेस जो हैं वो अटेंड करें। इसके लिए कोई यदि दिक्कत आती है तो वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो बेटा हमने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सबके बारे में पढ़ा, जो कि आपका 16 नंबर का जो सिलेबस है वो कवर करता है। इसके बाद चैप्टर 4 प्लानिंग जो आपका कंप्लीट हो चुका है, और आज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग की क्लास है। तो ये पहली क्लास है और 2 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपका पूरा हो जाए। तो इस तरह से 14 नंबर आपके और कवर हो जाएंगे। तो आपका काफी सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। जो पिछला चैप्टर आपने प्लानिंग पढ़ा, तो हम उसकी क्विकली 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं बेटा कि प्लानिंग हमने क्या पढ़ा। कि प्लानिंग हैज टू ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो। तो हमने इसके फीचर्स पढ़े, हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ा, प्लानिंग की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े, और डिफरेंट टीचर्स ने आपके साथ समय बिता करके ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ाया। और टाइप्स ऑफ प्लान जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पॉलिसीज क्या होती है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, बजट और प्रोग्राम्स, ये सब किस तरीके के प्लान्स होते हैं। अरुण सेठी सर ने जो है आपको इसके बारे में बताया। तो ये जिस किताब से लिया है मैंने आपको इसका नाम भी मेंशन किया है। और मुकेश शर्मा सर और पुनीत गोला सर आज यहाँ पर मेरे साथ अरुण सेठी सर के साथ को पैनलिस्ट हैं। उन सबका धन्यवाद जो इस तरह से सहयोग हमें कर रहे हैं। अब हम आते हैं बेटा आपके डाउट्स एंड डिस्कशन पे। तो सबसे पहला डाउट जो हमें मिला वो मिला आयुषी शर्मा से, और वो पूछना चाहती हैं कि देयर इज नो नोट्स ऑफ लास्ट 2 क्लास, आई वाज गोइंग टू रिवाइज इट बट आई डिडंट गेट। तो बेटा आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि नोट्स जो हैं वो आपके एस्पिरेशन अकाउंट में अवेलेबल हैं, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्लाइड्स भी देख सकते हैं। तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप उनको देखकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगला जो डाउट है वो ये है कि प्लानिंग जरूरी क्यों? Why planning is important? Ankit is asking this question, and Ankit, your answer is here that planning is important
because it provides direction for action. हमें क्या करना है उसके बारे में दिशा प्रदान करती हैं. It reduces the risk of uncertainty. कि क्या होगा भविष्य में, बिल्कुल अनसर्टेन है. तो बेटा भविष्य को हम पूरी तरह से तो नहीं पहचान सकते, लेकिन कुछ हद तक कम कर सकते हैं. तो प्लानिंग इसलिए बहुत जरूरी है. जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होती हैं, ओवरलैपिंग, एक काम दो लोगों ने कर दिया, इस तरीके की एक्टिविटीज भी प्लानिंग के माध्यम से कम हो जाती है. इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, कि हमें जब निर्णय लेने होते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है. इट एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, कि जब हमने काम किया तो वो काम सही हुआ, गलत हुआ, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, जब हम उसको प्लान से, अपने स्टैंडर्ड्स से, जो प्लान में हमने बनाए हैं उसे कंपेयर करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम अपनी दिशा से कितने अलग हैं. तो हम उस डेविएशन को कंट्रोल करते हैं. हम अपने रिश्ते से कितना भटक गए हैं, वापस रिश्ते पर आने के लिए हमें क्या करना है, इसके माध्यम से हमें ये जो है पता लगता है. तो इन सब कारणों की वजह से प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. अगला डाउट है कि सर प्लीज हिंदी मीडियम में थर्ड चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कीजिए, इसमें ओनली इंग्लिश में है. आई होप यू विल प्रोवाइड अस एंड थैंक यू. रितु रावत इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. एंड रितु रावत बेटा, ये मैंने आपको बता दिया है कि हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं आपसे. आप हिंदी माध्यम की एनसीईआरटी पुस्तक को भी रेफर कर सकते हैं. ये मैंने अपने गूगल ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर किया है, तो यदि आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप ड्राइव कर दीजिएगा. मैं आपके साथ ये हिंदी माध्यम का चैप्टर भी शेयर कर लूंगी. नेक्स्ट आपके पास बेटा जो डाउट हमारे पास आया है वो है राजा बाबू का, और ये बहुत एक्टिव रहते हैं चैट बॉक्स में राजा बाबू, और ये पूछना चाहते हैं कि सर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल. तो बेटा आपको बता दें कि पॉलिसी क्या होती है. पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होती है. सर ने बहुत अच्छे से, अरुण सर ने आपको बताया था कि पॉलिसी सामान्य वक्तव्य है, सामान्य कथन है जो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको काम कैसे करना है इसका जो दिशा है प्रदान करते हैं वो नीति होती है, पॉलिसी होती है. एक मैनेजर की जो परिधि है कि आपको कैसे काम करना है, तो उसका आधार जो है वो पॉलिसी होती है. जबकि रूल क्या होता है, रूल तो बड़ा आसान है. एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि भाई आपको ये करना है और ये नहीं करना है. जैसे आपको यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, ये गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, तो आपको निशान लगा के बता देंगे, सिंबलाइज कर देंगे, ये पार्किंग जोन है, ये नो पार्किंग जोन है. तो ये रूल है, तो इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. बट पॉलिसी एक बड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव है, इसमें बहुत सारी जो ऑप्शन है वो हो सकती है. अगला प्रश्न नेहा चौहान का है, और वो ये पूछना चाहती है कि क्या मैनेजमेंट डायनामिक है. तो हाँ बेटा, और ये तो आपको कितनी कितनी बार हम लोगों ने बताया है कि मैनेजमेंट डायनामिक है. क्यों डायनामिक क्या होता है, तो गतिशील. तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट डायनामिक है. हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे इन्वायरमेंट से अलग नहीं है, और जब इन्वायरमेंट ही बदलता रहता है तो मैनेजमेंट को ऑफ कोर्स चेंज के साथ चेंज को अडेप्ट करना इसका एक फीचर है, बहुत ही महत्वपूर्ण. अगला डाउट है जैस्मिन कोर का, वो ये पूछना चाहती हैं कि प्लीज एक्सप्लेन सर प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. तो आपको बता दें बेटा कि जो कंट्रोलिंग है इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. तो प्लानिंग क्या है कि वो एक, मैंने आपको पिछले अभी क्वेश्चन में भी बताया कि जब हम एक दिशा में चल रहे हैं उसी लाइन पर हमें चलना है. यदि हमारा कदम राइट पर पड़ा तो हमें वापस आना है अपनी लाइन. चलते चलते सड़क पर आप प्लेटफॉर्म जो आपका है और वहां से आप गिर गए तो आप वापस सड़क पर आ जाएंगे ना चलने के लिए. तो जो प्लानिंग है वो ऐसे स्टैंडर्ड बनाती है, और कंट्रोलिंग क्या करती है, वो Excuse me, कंपेयर ma'am. करती है. जी सर. So many students are complaining about the clarity of voice. ओके Please check. ओके, माय वॉइस इज क्लियर नाउ. मैम थोड़ी स्लो आ रही है, बच्चों की कंप्लेंट स्लो है कि स्लो Okay. वॉइस आ रही है. थोड़ा लाउडली बोलने के लिए कहा एक बार बच्चों या से. तो बिना ठीक है, सर. हेडफोन के ट्राई करो एक बार, या फिर थोड़ा पास मैं एक बार मीना माइक. हेलो. Yes, ma'am.
ओके, सो आपको ये बता दें कि जो प्लानिंग है वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, और कंट्रोलिंग जो है वो ये देखती है कि किस तरह से जो हमारे स्टैंडर्ड से हम अलग हो रहे हैं, और उनको जब कंपेयर करते हैं हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, तो हमें ये पता लगता है कि हमें जो डेविएशंस हैं उनको उनसे दूर होकर करेक्शन करके, सुधार करके वापस अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। तो इसके बाद अगला डाउट हम ले लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आगे की क्लास भी स्टार्ट करनी है। सिद्धार्थ कश्यप जानना चाहते हैं कि प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए बिजनेस, सो व्हाई प्लानिंग इज गारंटीड। तो सिद्धार्थ आपका जवाब ये है कि एक प्लानिंग की लिमिटेशन है। हम ये कहते हैं इट रेफर्स टू ए प्लान व्हिच हैज वर्कड बिफोर विल वर्क इफेक्टिवली अगेन। एक बार हमने प्लान बनाया, अगली बार भी वो प्लान सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिचुएशंस बदलती हैं। तो इस तरीके की जो कॉम्प्लासेंसी है या फॉल्स होप ऑफ सिक्योरिटी है, इससे प्लानिंग फेल भी हो जाती है। तो इसलिए वो गारंटी नहीं है कि जो प्लान आपने बनाया वो सक्सेसफुल होगा ही। अगला जो हम टॉपिक आज का शुरू करते हैं बेटा, आपके डाउट्स लेने के बाद, और हम जैसा जानते हैं कि हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके पहला फंक्शन प्लानिंग है, दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग है। तो आज का टॉपिक कि हम क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार नजर डाल लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आते हैं। तो ये हम थोड़ा सा एक माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में जो हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं बेटा, कि हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है जब हम ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं। clarity in working relationship, optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration, development of personnel, expansion and growth, ये सब points हैं जो हमें ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, तो उसके कुछ स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, हम इनको एक एक करके डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ पर जरूरत है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ते हैं कि डेलीगेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, एक्सटेंट क्या है डेलीगेशन की, तो ये भी थोड़ा सा हमें समझना होता है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो हमें डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा कि कौन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल जो हमारे हैं, तो इनके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। अब ये पिक्चर आपके सामने है, आप इन दो पिक्चर्स को देख करके क्या समझ पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आता है ना न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं, जब हम एंजॉय करते हैं फाइंड द डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो इन दो पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम समझ पाए कि आपको ये चीज समझ आ रही है, आप क्या डिफरेंस को देख पा रहे हैं, क्या डिफरेंसेस आपके सामने आ रहे हैं? साक्षी चौधरी कह रही है कि हिंदी में बताइए। हाँ बेटा, हम आज का टॉपिक आगे जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश के साथ साथ हमने हिंदी में भी लिया है, आप पढ़िएगा इसको। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो दो पिक्चर्स आपके सामने हैं, इन दो पिक्चर्स में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? एक बच्ची लिख रही है ये सब मोटे हैं। अच्छा वेरी गुड। आप लोगों के साथ बड़ा मजा आता है जब हम आपके कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं। किसी ने, टीचर ने कहा था कि वाकई हमें ना बचपन लौटा दिया जाता है, तो मुझे भी बड़ा मजा आता है जब ये लगता है कि क्लास में सामने बच्चे तो नहीं है लेकिन बच्चों के कमेंट्स हैं, तो मुझे बड़ा लाइवली लगता है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड, सो दे आर टुगेदर। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। सोशल डिस्टेंसिंग, ओके, वेरी गुड। तो कोरोना से भी आपने इसको रिलेट किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके जवाब जिस तरह से आ रहे हैं, तो यही फर्क होता है दो ऑर्गेनाइजेशन में। जो एक ऑर्गेनाइज्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होता है, वो सब मिल करके काम करते हैं और खुश रहते हैं। जबकि दूसरी जो पहले वाली पिक्चर आपने देखी, जहां पर मिस मैच है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उनको किसी को समझ ही नहीं आ रहा हमें क्या काम करना है, किसी का कोई काम पूरा नहीं हो रहा और सब टेंशन में दिखाई देना है। ओके, सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपके जवाब।
तो अगला चैप्टर जो हम यहाँ से हमें शुरू करना है, तो अगली स्लाइड हमें इस बारे में बता रही है, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, इंग्लिश और हिंदी, तो आप दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी मेरी स्लाइड्स में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा विप्रो के बारे में बात करेंगे। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है जहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है। यू जस्ट रीड इट आउट। हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं कि यह अभी तक पूर्णतया वहां नहीं पहुंच पाई है। विप्रो टेक्नोलॉजीज, IBM, एस्पेंचर की भांति अपने प्रयत्नों से विश्व की सबसे विशाल एवं सर्वाधिक सफल टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनियों में सम्मिलित होने वाली है। तो विप्रो एक बेटे एक ऐसी कंपनी है जो 45,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती है और 30% जो है इसकी डेवलपमेंट रेट है। तो यहाँ पर अब जो इतने सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो उनके बारे में ये बात है कि जब उनका विश्वास है कि जब ये कंपनियां जो हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं 20,000 व्यक्तियों की वृद्धि कर सकती है, तो हमारी विकास परियोजना असंभव नहीं है। पिछले कुछ महीनों में विप्रो ने क्या किया, अपने आप को अलग कर दिया, है ना। दे हैव सेपरेटेड इटसेल्फ इनटू सेवरल सब्सिडरीज बाय प्रोडक्ट लाइन, टेलीकम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब के बेसिस पे उसने अपने आप को अलग किया। तो विप्रो ने क्या किया, शिफ्ट किया अपने आप को फ्रॉम ए सेंट्रलाइज्ड टू डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें ये समझना होगा कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो होता है, जैसे पिछले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ाया, प्रिंसिपल्स में भी आपने पढ़ लिया है, कि जब सारा कंट्रोल किसी एक के हाथ में होता है तो वो सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जब कंट्रोल को हम बांट देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, अपने से छोटों के बीच में, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। विप्रो ने सेंट्रलाइज से जब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को ऑप्ट किया, तो all the responsibilities for growth lay with the management of each entity. So Wipro कहता है कि we try to de-layer the organization and empower our business leaders with a much higher degree of growth responsibility. तो अजीज प्रेम जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने ये बात कही कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम काम करते हैं, तो उसको यदि हम ढंग से ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, तो सक्सेस कहीं भी नहीं रुकती। और उनका ये काम जो था, इसको उन्होंने एक आर्टिकल में जो हेडवी मल्होत्रा फॉर टाइम्स वॉशिंगटन DC में छपा था, वहां से ये चीज आपके लिए ली गई है। तो आई होप इट विल क्रिएट इंटरेस्ट इन द टॉपिक। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक संगठन जो है, इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर टुवर्ड कॉमन गोल्स। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब सारा संगठन में सारे इंडिविजुअल सब कुछ मिल करके काम करते हैं एक ही दिशा के में, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये एक और आपने ऑर्डर का प्रिंसिपल पढ़ा है। ये पिक्चर जो आपके साथ मुकेश सर ने शेयर की थी, तब आपने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। तो ये पिक्चर क्या दिखा रही है आपको, कौन से प्रिंसिपल की याद दिला रही है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ। ये जो पिक्चर है जो आपको GIF आपके सामने है स्क्रीन पर, ये कौन से प्रिंसिपल की याद दिला रहा है? बिल्कुल आंसर शुरू अभी नहीं हुए हैं। कौन से? हाँ, वेरी गुड, मानसी यादव ने सबसे पहले। सुगंध, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया। सबके आने शुरू हो गए आंसर। मैंने लिखा भी हुआ है ऑर्डर। तो यहाँ पर चीजें सारी ऑर्डर में हैं। यदि फैली रहेंगी और आपको सीजर चाहिए तो सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। आपको पेन चाहिए, यदि सब कुछ सामान फैला रहेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको काम करने में देरी होगी। तो आपको ऑर्डर वर्सेस ऑर्गेनाइजिंग को थोड़ा सा समझना होगा। ऑर्डर का मतलब है सिर्फ चीजों को व्यवस्थित रूप से रखना, जो कि एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। ऑर्गेनाइजिंग में एक वाइडर पर्सपेक्टिव है, जिसमें रिसोर्सेज, सिर्फ ये सामान नहीं, आपको सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना होता है। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। जब एक बार हम प्लान बना देते हैं, तो जो मैनेजमेंट होता है, दे हैव टू आइडेंटिफाई and establish productive relationship among various activities and resources required for implementing plans called as organizing। अर्थात ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है, पहचान करनी है हमें, और उसके बाद हमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। रिसोर्सेज हमें क्या क्या चाहिए होंगे अपने प्लान को पूरा करने के लिए, उन सब के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का जो काम है वो ऑर्गेनाइजिंग है। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये आप देख पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग अ बुक शेल्फ, है ना।
तो इसको दोबारा से देखते हैं। ये देखिए, तो क्या देखा हमने इसमें कि आपकी जो एक शेल्फ है, इसमें बहुत सारी किताबें, कपड़े, शोरूम्स में इस तरह से यदि ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सीड हो सकती है? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक शेल्फ के लिए कितनी जरूरी है, तो क्या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग जरूरी नहीं होगी? ये रिसोर्सेज जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है, मैन मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं, आपके सामान के जो फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं उनको भी समेट के रखना, सब तरीके से रखना और उनको प्रॉपर यूज कर पाना, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है। तो हम ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है संगठित करना। तो जो हिंदी में कह रहे थे वो साथ साथ हिंदी में भी पढ़ते चलेंगे, ट्रांसलेशन हमने की है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग है ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, हमें क्या करना है पहले तो उनको परिभाषित करो, हमारा पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, हम काम कैसे करेंगे। एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अब आप ये सिंपल अपने आप को दिमाग में रख लीजिए कि आप जो है ना, आपको क्लास टीचर ने काम दिया है कि भाई आपको एक मेला आयोजित करना है। अब आपका प्लान क्लियर है कि आपको मेला आयोजित करना है। अब आपने उसको में आपके ऊपर यदि ये जिम्मेदारी है, आपको यदि मैनेजर बनाया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। पहले तो काम की लिस्ट बनानी पड़ेगी, काम की लिस्ट बना लिया आपने, उसके बाद आपको क्या क्या सामान चाहिए, कौन व्यक्ति किस काम को करेगा, जगह कौन सी होगी, रिसोर्सेज क्या होंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे टीम्स बनेंगी, उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसे रहेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब आप देखते हैं, आप क्लास में करते हैं। आप तो बड़े बच्चे हैं, 12th क्लास में है, तो 11th क्लास तक आपने बहुत सारे काम ऐसे किए होंगे। एज ए टीम बहुत सारी टीम्स का आपने संचालन किया होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्लान्स को एक्शन में ट्रांसलेट करने का काम है। हिंदी में आप देखें तो आयोजित करना, संगठित करना में आयोजित करना भी हम इसको कह सकते हैं कि सारी जितनी भी हमारा प्रोसेस है उनके बीच में, एक दूसरे के बीच में किस तरह से तारतम्य बनाना है, तालमेल बैठाना है, उस सब का जो काम है वो ऑर्गेनाइजिंग है। परिभाषाएं देख लें कि ऑर्गेनाइजिंग, एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि कॉपी में तो आपको यही नोट्स लिखने हैं, है ना, पेपर में तो जो मैं समझा रही हूँ आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, तो आपको डेफिनेशंस आर रियली रिक्वायर्ड। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं बेटा कि प्लान्स को अप्लाई करना है। कैसे होगा? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, कौन कौन सी पोजीशंस होंगी जहां पर काम होगा, and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired goals. It implies a process which coordinates human efforts, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving organizational objectives. तो आप ये देख सकते हैं कि अब इसकी हिंदी में भी बच्चे कहने की बताइए, तो हिंदी में आप देखें लुइस ए एलन की जो डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है बेटा, आयोजन की प्रक्रिया है, कार्य को पहचानने और समूहीकृत करने का कार्य, जिम्मेदारी और अधिकार को निर्धारित करना, परिभाषित करना, लोगों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, संबंधों को पूरा करने के उद्देश्य से एक साथ काम करना, यही ऑर्गेनाइजिंग है बेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। क्या काम करना है उसको पहचानना और फिर उनको ग्रुप करना, पर ये भी बताना कि कौन सा काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा। इसमें हमने एक वर्ड यूज किया है डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि delegating responsibility and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective. एक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस तरीके से सारा सामान जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, कौन किस काम को करेगा, कौन सी पोजीशन में रह के इस काम को किया जाएगा। एक व्यक्ति यदि काम करने को सक्षम है तो वो काम कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस काम को करने में यदि किसी कुछ समस्या आती है तो उसके साथ सपोर्ट में रहते हैं, तो वो डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
हो सकती है। तो हम डेलीगेशन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, मेरा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे साथ को पैनलिस्ट है, मुकेश सर हैं, पुनीत सर हैं, तो तुरंत से क्या होगा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेक्चर डिलीवर करने की विद इन दिस टाइम ड्यूरेशन, तो वो डेलीगेट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ऐसे ही पावर है उनके पास, अथॉरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही डेलीगेट होंगी, क्योंकि यदि मैं उनको अथॉरिटी नहीं दे रही हूँ तो फिर वो एक सुपीरियर जो है, यदि वो सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देनी जरूरी होती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी भी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए। डेलीगेशन को थोड़ा सा हम और देख लेते हैं बेटा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो उसकी सीमा है, जो उसका दायरा है, उसमें रहते हुए अपनी जो पावर है अपने सबऑर्डिनेट को देना, अपने जो उससे नीचे आपका काम बॉस के साथ जो दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, उसका असिस्टेंट हो सकता है, उसका जूनियर हो सकता है, उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी लिमिट में रह करके काम को पूरा कर सके। पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक बॉस के पास बहुत सारे काम है ना, तो वो अपने अपने काम को अलग अलग लोगों में बांट देता है। कोई टेक्निकल काम देखेगा, कोई फोन रिसीव करने का काम देखेगा, कोई उसको ऑफिस का काम देख रहा है, कोई मेल बॉक्स चेक कर रहा है, लाइक दैट। तो उसके पास बहुत सारे काम होने के कारण वो अपने अपने काम को जो है अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है, तो ये डेलीगेशन कहलाता है। अब आपको उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको जो मीनिंग है ऑर्गेनाइजिंग का वो क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हम बार बार ऑर्गेनाइजिंग को एज ए प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं। जब भी हम प्रक्रिया की बात करते हैं, किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, तो जो है हम देखते हैं कि उसमें स्टेप्स का होना जरूरी है, चरणबद्ध एक एक करके जो सीढ़ी है वो चाहिए। पहले ये काम करना है, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। पिछली स्लाइड में भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में दिखाया। तो ये है, और कि सबसे पहला स्टेप हमें ये होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, पहचान करेंगे कि हमें कौन कौन से काम करने हैं और फिर काम को बांटेंगे। दूसरा हमारा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे काम की। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कि फिर हम काम उनको अलॉट कर देंगे जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, जो हमने जॉब पोजीशंस क्रिएट की हैं। और लास्ट हो जाता है कि एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन व्यक्ति किस दूसरे व्यक्ति को रिपोर्ट करेगा ताकि जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से बना रहे। इसको याद करने का जो तरीका है वो है आइडिया की तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ए बाद में लगा देंगे तो प्रोसेस गलत हो जाएगा, इसलिए इसको आइडिया करके भी आप याद रख सकते हैं। अब आइए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क मतलब पहचान करना और काम को बांटना। इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. At this step, the total work is divided into various activities. Every activity is placed under the supervision of a separate manager. फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक में आपने देखा कि बहुत अलग अलग तरीके के काम कर रहे होते हैं। जैसे कैश क्लर्क जो है वो कैश एक्सेप्ट कर रहा है, कैश बांट रहा है। सेविंग्स अकाउंट क्लर्क जो है वो सेविंग्स अकाउंट की डिटेल्स चेक करता है। करंट अकाउंट क्लर्क जो है वो एक्सेप्ट करता है, वेरीफाई करता है कस्टमर्स को जो कि करंट अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं बैंक में। एंटरिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स इन द कंप्यूटर्स। लोन ऑफिसर जो है वो लोन को प्रोसेस करता है, लोन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करता है, एंड सो ऑन। हिंदी में हम देखें कार्य की पहचान और विभाजन, तो काम की पहचान और विभाजन को दर्शाता है सबसे पहला चरण। इस कदम पर कुल काम को विभिन्न गतिविधियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गतिविधि को एक अलग प्रबंधक की देखरेख में रखा जाता है। उदाहरण के लिए एक बैंक में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं, तो जैसे आपको बताया, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन का जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग में वो क्या करता है। सेकंड जो स्टेप है बेटा वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन विभागीकरण मतलब जो एक्टिविटीज हैं सेम नेचर की, जो काम सेम नेचर का है उसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप टुगेदर एंड असाइन टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। Departments can be created on the following basis.
अब आवाज क्लियर है बेटा? क्या मेरी आवाज अब क्लियर है? कुछ मैसेज आ रहा है आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्या मेरी वॉइस अब क्लियर है? इट इज क्लियर मैम। ओके, सो डिपार्टमेंट्स जो created on the following basis, हम फंक्शन के बेस पर भी डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो ये अलग अलग तरीके के काम को हमने ग्रुप में डाल दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोडक्ट के बेसिस पर भी हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, वो गारमेंट का काम भी करती है, कॉस्मेटिक्स का काम भी कर रही है, फूड का काम भी कर रही है, तो वो सब अलग अलग उन्होंने बना दिए, है ना। गारमेंट का काम अलग जगह होगा, कॉस्मेटिक्स का काम अलग, तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे। इसी तरह से आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, है ना, कहीं पर आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है, ओपीडी अलग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग रहते हैं, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी के बेस पे देखें तो मैनेजर्स होते हैं, जोन मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरह से भी आपका जो है टेरिटरी के बेस पे, एरिया के बेस पर, परिधियों के बेस पर जो है आपका डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। ये ईस्ट जोन है, ये आपने डिफरेंट जोन्स के बेसिस पर भी आपके जो है डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एटसेट्रा आर गिवन टू परचेज डिपार्टमेंट, एंड प्रोडक्शन, स्टॉकिंग द गुड्स, रिसर्च एक्टिविटीज, ये सब दे आर गिवन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना भी काम है वो प्रोडक्शन को दिया जाए, परचेज का काम जो है वो परचेज को दिया जाए। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट जब होते हैं तो आपका जो काम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो सही तरह से सुचारू रूप से चल पाता है। इसको हिंदी में कहते हैं विभागीयकरण। तो एक ही प्रकृति की गतिविधियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है और एक विशेष विभाग को सौंपा जाता है। तो हमने जैसे अभी पिछले उसमें इंग्लिश में वर्जन में भी बता दिया कि प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन के पास है, ठीक है ना। ऐसे रिसर्च वाला काम रिसर्च के पास है। तीसरा है पॉइंट हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आई होप माय वॉइस इज क्लियर टुडे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज तीसरा जो हमारा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, the responsibility of each individual or post is decided. So while assigning these duties, it is important to match the nature of work and the capabilities of the person to whom the work is given. It refers to allocating duties to employees as per their competencies, their skills and experiences, so that an enterprise can ensure effective performance. मतलब एक व्यक्ति जो काम अच्छे से कर सकता है उसको उसके मुताबिक काम दिया जाए। एक a balance between nature of job and ability of the employee responsible to perform their job must be maintained. आप यदि कोई ऑर्गेनाइज करने का काम बहुत अच्छा करते हैं तो आपको वो दिया जाए। कोई व्यक्ति बोलने का काम बहुत अच्छा करता है तो उसे बोलने का काम दिया जाए। एक व्यक्ति लिखने का काम बहुत अच्छा करता है तो उसे लिखने का काम दिया जाए। किसी व्यक्ति के अंदर यदि इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो उसे पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए एक उसकी पीआरओ की पोस्ट दी जाए। तो कर्तव्यों का निर्वाह तीसरा जो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि कर्मचारियों को उनकी दक्षता, उनका कौशल और अनुभवों के अनुसार कर्तव्यों को आवंटित करने का उल्लेख करता है ताकि एक उद्यम प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। वॉइस प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि अभी भी आ रही है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
Yes, now I think it is better. हम तीसरा स्टेप पढ़ रहे थे, कर्तव्यों का निर्वाह. Fourth step, yes, it's clear now. Okay, thank you. So, first step in the process of organizing is establishing reporting relationship. When two or more than two persons work for the attainment of common goals, their interrelationship must be defined very clearly. मतलब जब हम काम दे रहे हैं दो या दो से ज्यादा लोगों को, तो वो आपस में एक दूसरे का संबंध उनके साथ किस प्रकार रहेगा, ये हमें पहले से बताना आवश्यक होता है. It refers to establishment of reporting relationship from whom an employee has to receive orders or instructions and to whom he or she is accountable or answerable for the performance of work allocated. मतलब एक ने काम दिया, दूसरे को दिया, तो कौन काम देगा, कौन काम लेगा, कौन काम करके किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना. तो क्योंकि सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, काम करने के बाद उसकी फीडबैक भी जरूरी है. तो उस असाइनमेंट को वो पूरा हो गया है, नहीं हो गया है, तो उसके लिए जिम्मेदार, काम सही हुआ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी होनी है. तो इस सब के लिए रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना इज रिक्वायर्ड. दिस स्टेप helps to create a hierarchical structure and helps in coordination among various departments. तो एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में आपस में संबंध बनाना, कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो रहता है. हिंदी में यदि हम देखें तो इसका जो रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो उनके अंतर संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए. तो ये जो फोर्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का, ये है. तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की. जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या हम उसको समझ पाए हैं? तो पहला प्रश्न, हिंदी में भी प्रश्न आपके लिए लिखा गया है. पहला प्रश्न एमसीक्यू, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसका उत्तर देंगे. अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोस्ट और पोजीशन इज एक्सप्लेन्ड? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन एंड डी सुपरविजन. हिंदी में देखें, विभिन्न पदों के बीच संबंध के प्रबंधन के किस कार्य के तहत समझाया गया है? योजना, संचार, संगठन या पर्यवेक्षण? तो उत्तर आने शुरू हो गए हैं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और सबसे पहले जो जवाब जिस बच्चे ने दिया है उसका नाम है इकरा परवीन. हिंदी में इतना छोटा विवरण क्यों? नहीं बेटा, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट है. तो बहुत बढ़िया जवाब, शाबाश बच्चों. मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपाइए क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है वो जवाब दिए हैं. शाबाश. तो सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशन, सी. शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया. अगला प्रश्न देखते हैं. Where lies the need of organization? Option A, in business organization, in non-business organization, in both A and B, and nowhere. संगठन की आवश्यकता कहाँ होती है? व्यापार संगठन में, गैर व्यावसायिक संगठन में, दोनों में या कहीं नहीं? आपके जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी. वेल डन बेटा, वेरी गुड. टैप योर पैड्स. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. पैट योर बैक्स. शाबाश, बहुत बढ़िया. मैं बच्चों के नाम नहीं लिए हैं क्योंकि इतनी जल्दी स्क्रीन जो है वो रोल ओवर हो रही है. सुगंध, शिवानी, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं बेटा. और किसी एक भी बच्चे का जो जवाब है वो गलत नहीं है. बहुत ही बढ़िया. आपको, मुझे लगता है, पूरी तरह से समझ आया है. तो ये है आपका जवाब. तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. ट्रू फॉल्स है ये आपको बताना है. आपको सिर्फ पहले प्रश्न का उत्तर देना है.
Organization structure is an important means. The wrong structure will seriously destroy the business. संगठन संरचना एक महत्वपूर्ण साधन है। गलत संरचना व्यवसाय को गंभीरता से नष्ट कर देगी। क्या ये सही है या गलत? आपको टी और एफ लिख के, ट्रू फॉल्स लिख के अपना जवाब देना है। ट्रू और फॉल्स, सिर्फ पहला प्रश्न आप जवाब देंगे। रोशनी शर्मा कह रही है फॉल्स। बेटा ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। संगठन संरचना एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि हम गलत तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे, है ना, नींव गलत रख देंगे तो क्या बिल्डिंग ठीक बनेगी? इस तरह से आपको जवाब देना है। अरे वेरी गुड, सही जवाब की जो है पूरी झड़ी लगा दी है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। तो सही जवाब है ट्रू। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का, ट्रू फॉल्स का। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रबंधन के एक समारोह के रूप में आयोजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी ट्रू फॉल्स हैं जो आपको बताने हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आयोजन प्राधिकरण और जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। आपके जवाब वेरी गुड। विकास कुमार, लता देवी, राजकुमार, इकरा परवीन, खुशी, बहुत बढ़िया। और आप सबका उत्साहवर्धन पूरे जो टीचर्स हैं हमारे साथ वो कर रहे हैं। वेरी गुड, तो चेक करते हैं आपका जवाब ये भी सही है। वेरी गुड। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है बेटा, आप जो है ब्लर नहीं है स्क्रीन, आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए। रामपाल, अगला क्वेश्चन है नंबर 4। ऑर्गेनाइजिंग नेवर क्रिएट्स रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ऐसा है क्या, आयोजन कभी रिपोर्टिंग संबंध नहीं बनाता है? यस और नो, ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है। बहुत बढ़िया से जवाब आने शुरू हो गए हैं। भावना कुमारी, जाकिर, मानसी यादव, दुर्गेश, रोहित, तो देखते हैं आपका जवाब सही है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम है टू एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगला प्रश्न, आयोजन कभी भी संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित नहीं करता है। नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग नेवर इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके मैं वेट कर रही हूँ बेटा कमेंट बॉक्स में आपके जवाबों का। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं। खुश कुमारी कह रही है आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो लीजिए बेटा आपका नाम ले दिया है। जयपुर गुलिया तो डांस करने लगे हैं। वेरी गुड, सही जवाब देने के बाद खुश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। हिंदी में देखें, प्रभावी प्रशासन के लिए आयोजन प्राथमिक कार्य है। तो सही है या गलत है? आपके जवाबों का बेटा मैं इंतजार करती हूँ कमेंट बॉक्स में, देख रही हूँ। तो 6 क्वेश्चन का जवाब पीकेसी इंश्योरेंस सॉल्यूशन 6, यस ट्रू। काजल कुमारी,
दुर्गेश शर्मा, मुकेश पांडे, राधा, विकास कुमार, काजल कुमारी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके जवाब जो हैं वो बहुत सही आ रहे हैं। तो आपका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन हमारा प्लानिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Establishing reporting system is not the last step of organizing process. रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना आयोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं है। तो आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने से पहले ही आपके जवाब आने शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आपके सही जवाब आते हैं। हम टीचर्स तो इसी में खुश हो जाते हैं कि आपके सही जवाब आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं बेटा। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस नहीं है। जैसे अभी बताया था पीछे कि प्राइमरी प्लानिंग है तो एंड भी कंट्रोलिंग पर होता है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। विशेषज्ञता आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो आपके जवाब चलिए चेक कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक है या नहीं। सबसे पहले एकता वर्मा ने जवाब दिया है इट्स ट्रू। मुस्कान सिंह कह रही है फॉल्स। थोड़ा ध्यान से पढ़ के बेटा आप जवाब दीजिए। स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हमने स्पेशलाइजेशन की बात की नहीं की, हम ग्रुपिंग करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान वहां लेकर के जाएंगे। एक तरीके के काम को ग्रुप कर देते हैं, तो क्या उससे हम स्पेशलाइजेशन को रिकॉल कर पाते हैं? स्पेशलाइजेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। चलिए चेक करते हैं। तो ये स्टेप नहीं है, ठीक है ना, ये स्टेप नहीं है, क्योंकि स्टेप तो हमारे 4 हैं। उन 4 में से स्पेशलाइजेशन का नाम नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है 9। ऑर्गेनाइजिंग इज फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अर्थात आयोजन प्रबंधन का, संगठन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या ऐसा लगता है आपको? सही बताइए, सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जवाब आपके उसमें आ रहे हैं। तो चेक करते हैं आपके जवाब सही हैं या गलत हैं। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है ये फॉल्स रहेगा। कुछ बच्चे सही जवाब जो नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके फिर जवाब दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब सभी का आएगा। ऑर्गेनाइजिंग एलिमिनेट एम्बिग्विटी अमंग सबऑर्डिनेट्स। जब ऑर्गेनाइजेशन है अधीनस्थों के बीच अस्पष्टता को खत्म करता है। ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए हिंदी में ये, कि जब हम संगठन का कार्य करते हैं तो सबऑर्डिनेट्स के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई क्लैरिटी रहती है। तो ये बात क्लैरिटी को खत्म करती है ऑर्गेनाइजिंग। तो क्या ऐसा है, सही है या गलत है? अपना जवाब बताएंगे। सही से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी शब्द यदि आपने कम ज्यादा पढ़ा तो ये प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बिजनेस स्टडीज में, ऑर्गेनाइजिंग। ज्यादातर प्रश्न यहाँ से आते हैं। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखाएंगे कि सीबीएसई जो है बहुत सारे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। तो ये ट्रू है कि कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करता है, कंफ्यूजन को खत्म करता है। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब आपके। आपका पूरा पार्टिसिपेशन है, ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। चलिए थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। पहला है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड डैश द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। संगठन उद्यम की गतिविधियों को परिभाषित करने और डैश की प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? तो डिफाइनिंग एंड
क्या है ये, आप अपना आंसर इसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं वेट कर रही हूँ बेटा। यस, यू वर राइट बेटा, यू वर राइट। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं राइट हूँ या नहीं, तो क्योंकि सही जवाब हमने आपको दिखा दिया है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। 10th में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो पहला एक ग्रुपिंग जवाब आया है, वेरी गुड, जवाब देते रहिए। मैनेजिंग, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, वेरी गुड। तो आप जवाब देते रहिए, हम चेक करते हैं आपका जवाब ठीक है या नहीं है। तो इट्स ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप सभी सही जवाब देने वाले बच्चों के लिए तालियां। 1 मिनट में सभी का जवाब आ जाता है। आप देख रहे हैं मैं कमेंट बॉक्स कि 23 पर ही सबके जवाब सही आने शुरू हो जाते हैं। किसी का नाम पहले या बाद में से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक 23 यदि है तो आपका जवाब 23 पर सभी का आ रहा है। तो बहुत अच्छा जवाब बच्चे आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट्स डैश इनटू एक्शंस। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या एक्शंस में ट्रांसलेट करती है? कार्यों में डैश का अनुवाद करता है। ऑर्गेनाइजिंग कार्यों में किस चीज का अनुवाद करता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जहीद, बहुत जो है अच्छे अच्छे जवाब बच्चे आप लोग दे रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है मुझे देख करके कि आप भावना, सैफ अली, जैज गेमिंग, विशाल शर्मा, खुशी, मानसी, वैशाली, वैजंती, मृत्युंजय, सबके नाम देखो बच्चे मैंने अब ले दिए। बहुत बढ़िया से आप जवाब दे रहे हैं। और प्लान्स 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 की आपने प्लानिंग प्लानिंग करके प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। तो चेक करते हैं, यस इट ट्रांसलेट्स प्लान्स इनटू एक्शन। बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया। चलिए एक प्रश्न और ट्राई करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाई डैश एंड डैश फॉर रिजल्ट्स एंड लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। परिणाम और गतिविधियों के तार्किक समूह के लिए डैश और डैश को व्यवस्थित करना। तो ये दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा? मैं आपकी वेट कर रही हूँ बेटा। मैम मेरा नाम नहीं लिया आपने, सपना भट्ट। तो लो बेटा ले लिया आपका नाम भी। विवेक अहिरवार, मैं सबके नाम लेती हूँ बेटा। इतनी जल्दी आपकी स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल कर जाती है कि आप सबका नाम लिया भी नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, और मैं सभी बच्चों के लिए बार बार कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही सही जवाब देते रहिए। तो इसके आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देते रहिए बेटा। जवाब देना सही है या गलत है वो तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले जवाब देना। आपका जो पार्टिसिपेशन जो शो कर रहे हैं ना, तो विनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसी तरह से आप लोग जो है अपने जवाब जरूर देते रहिए, ताकि ये पता लगे कि आप हमारे साथ हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। क्योंकि फिजिकल क्लासरूम तो है नहीं जो आप सामने बैठेंगे और हम आपको चेक कर लेंगे। एक कमेंट बॉक्स ही है जिसके माध्यम से हम ये आपकी जो अटेंडेंस है वो चेक कर पा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों के जो सही जवाब आ रहे हैं उससे बहुत अच्छा हमें लग रहा है, शाबाश बच्चों। तो चेक करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स डैश ऑफ वर्क इनटू स्मॉल टास्क। आयोजन में, संगठन में छोटे कार्यों में डैश शामिल है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डैश ऑफ वर्क इनटू स्मॉल टास्क। तो कौन से कार्य हैं? बहुत बढ़िया बेटा, आपके जवाब आ रहे हैं। जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए। जवाब देना है। राजनारायण जी इस समय गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। यूजलेस जो आपके मैसेजेस है उनको छोड़ करके अपने सही जो जवाब है बेटा उनको दीजिए। बहुत बढ़िया। तो आपका है डिवाइडिंग, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ वर्क, हमने पढ़ा है डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉल टास्क, काम को हम बांटते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर्स द डैश यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आयोजन जो है वो संसाधन के डैश करण को सुनिश्चित करता है। हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे कर पाते हैं? अच्छा कर पाते हैं, इफेक्टिव करते हैं, इनइफेक्टिव करते हैं, एफिशिएंट करते हैं, किस तरीके से करते हैं? तो वो ब्लैंक में आपको जवाब जो है देना है।
Organizing ensures the dash utilization of resources. जयदे ज्ञान कह रहे हैं टुडेज टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग। हाँ बेटा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाने की हम पूरी तरह कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली में कागज में हम कुछ भी सोच रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो हम कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। हम क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो पहले हो चुका वो हिस्ट्री था, जो आगे होगा वो फ्यूचर है, लेकिन जो जीवन है, जो एक्शन है आपका, वो करंट में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो लिव इन प्रेजेंट, ये जो ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक है ये ट्रांसलेट कर रहा है आपके प्लान्स को एक्शन में। तो जो आप कर रहे हो आज कैसा होगा उसकी पूरी प्लानिंग आपको जो है वो करनी है। तो बहुत बढ़िया बेटा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी वेस्ट नहीं होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इस तरह से ये आपका सही जवाब है। ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग एज ए डैश ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस वर्किंग रिलेशनशिप। तो प्रबंधन के डैश के रूप में आयोजन कार्य संबंध स्थापित करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा आपने बताना है। ऑर्गेनाइजिंग एज ए डैश ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस वर्किंग रिलेशनशिप। तो आपने सही जवाब आप दे रहे हैं, इट इज फंक्शन, इट्स अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट, थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि अगला टॉपिक भी है और उसको भी हमें पूरा करना है। जाकिर हुसैन कह रहे हैं नाम लो, तो भाई नाम तो आपका हमने जाकिर हुसैन कई बार लिया, आप अपना नाम सार्थक करो अब तो पढ़ने के बाद। ऑर्गेनाइजिंग ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इन द डैश एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजिंग डैश वातावरण में परिवर्तन को शामिल करने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, इस ब्लैंक में हमने क्या जवाब देना है आप बताएंगे फटाफट से। शाबाश बच्चों, जल्दी से जल्दी जवाब देते जाइए। अभी पिछले क्वेश्चंस का जवाब आ रहा था, अगले प्रश्न का उत्तर देते जाइए। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो अगले प्रश्न का उत्तर है बिजनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग उनको पूरी तरह से चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डैश ऑफ एन एंटरप्राइजेस। आयोजन से उद्यमों की वृद्धि और डैश में मदद मिलती है। तो डैश में क्या आएगा वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया जवाब बच्चे, आप ऐसे ही देते रहिए। तो अब देख लेते हैं सही जवाब क्या है। डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। बहुत बढ़िया। चलिए 9th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइड डैश रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके की रिलेशनशिप को क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है। आपके जवाब की इंतजार कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। ऑसम रिप्लाईज बेटा, बहुत बढ़िया से आप जवाब दे रहे हैं। अमन नागर कह रहे हैं लो जी बेटा ले लिया आपका नाम भी, जवाब देते रहो ऐसे ही ठीक से बढ़िया से, शाबाश। तो ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाई, कौन सी रिलेशनशिप को जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्लैरिफाई कर रहा है। सही जवाब की वेट कर रहे हैं हम। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप। तो ये आपका सही जवाब है, वर्किंग रिलेशनशिप। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। संगठन प्रक्रिया के रूप में पहला चरण कौन सा है। आपको नाम बताना है जो पहला चरण है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। तो मैं आपके आंसर्स की वेट कर रही हूँ। मेरा नाम भी मैम संजू देवी,
जवाब दो, सही जवाब दो। नाम लूंगी मैं, बहुत अच्छे से नाम ले रही हूँ मैं, कई बच्चों की कोशिश कर रही हूँ नाम लेने की। तो 10th जो ब्लैंक है इसका आंसर दिया है सबसे पहले सोनिया कोहली ने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब देते जाइए। प्रियंका दास ने सही जवाब, समर्थ ने, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब देते जाइए। थैंक यू ज्योत्सना मैम। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क तो आपका सही जवाब है। इस तरह से आंसर आप देते जाइए बेटा। चलिए, तो अब आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं, ये स्लाइड आप देख लीजिए कि आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है ताकि जो आपकी क्लासेस हैं वो सही तरीके से आप लेते रहें। aspiration.ai में अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो प्रीवियस क्लासेस की है वो वहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अपने होम असाइनमेंट जो हम वहाँ पर अपलोड करते हैं वो आप देख सकते हैं। अपनी पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग्स को देख करके आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम वो डाउट जो है, इस आइकन को आप देख करके सबमिट डाउट, वहाँ पर डाउट सबमिट करिए ताकि अगली क्लासेस में हम आपको उसको जवाब दे सकें और चैट बॉक्स जो है वो अपने डाउट्स के लिए इस्तेमाल करिए। ये टाइम टेबल है, यहाँ पर मैंने सभी क्लासेस का टाइम टेबल ले लिया है ताकि हो सकता है पहले मैंने आपको सिर्फ कॉमर्स का लिया था, यहाँ आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, तो इसलिए सभी क्लासेस का टाइम टेबल मैंने यहाँ स्लाइड पर ले लिया है, आप देख सकते हैं। Importance of organizing. Now this is another topic that we have to do. So organizing बहुत ही important है। और सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन जो आता है जनरली 4 से 5 नंबर का आता है, इसलिए मैंने पॉइंट्स तो और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पहले 4 पॉइंट्स को जो है हाईलाइट किया है ताकि आपको याद करने में भी इजी रहे। और इसको याद करना आपको एक एक्रोनिम जो है वो मैंने बता दिया है, बड़ो, BADO, बड़ो बादो, आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, कोई और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो एक्रोनिम हम बताएं वही आप याद रखें। तो B फॉर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, A adaptation to changes, D development of personnel, O optimum utilization of resources। ये पहले 4 पॉइंट हैं, लेकिन आपके पास और भी पॉइंट जो है वो हो सकते हैं। तो अभी हम पहले इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों है? सबसे पहले है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता के लाभ, विशेषज्ञ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टोटल वर्क है दैट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और जो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स है, इससे क्या हो जाता है कि जो वर्कलोड है वो आपका कम हो जाता है। तो जब वर्कलोड कम है तो आप काम ज्यादा कर पाते हो। जब आप काम ज्यादा कर पाते हो तो एक वर्कर जब एक ही तरीके का काम रोज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों हम बात कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करती है। जैसे यदि मैं आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हूँ, मेरे को यदि आप इंग्लिश भी पढ़ाने को कह दोगे, मैथ्स भी पढ़ाने को कह दोगे, तो ऑब्वियसली बात है मैं उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाऊंगी। लेकिन यदि मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगी, है ना। तो अंडर ऑर्गेनाइजिंग all the activities are subdivided into various work or jobs. For all the sub works competent people are appointed. भाई जो काम जो कर सकता है उसको वो दे दो, ठीक है ना। तो competent people are appointed who become experts by doing a particular job time again and again. So in this way maximum work is accomplished in the minimum span of time and the organization gets the benefit of specialization. तो इस तरह से संगठन को विशेषज्ञता का फायदा मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है हम इंपॉर्टेंस का पढ़ें वो है अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज हिंदी में करें तो परिवर्तन के लिए अनुकूलन। देखो चेंज इज द लाइफ। एक्चुअली चेंज ही एक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं, बाकी सब कुछ बदलता है। चेंज एक शब्द अपने आप में ऐसा जो बदलता नहीं है ना, तो इसके लिए हम सब बदलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है दैट हेल्प्स इंटरप्राइज टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट।
वातावरण में तो अभी किसी ने प्रश्न पूछा भी था डाउट सेक्शन में कि भाई बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक है। हाँ, क्योंकि जो बिजनेस तो इन्वायरमेंट में है, सोसाइटी में है, तो इन्वायरमेंट तो रोज बदल रहा है। तो जब ज्योग्राफी बदल जाती है तो इन्वायरमेंट क्या चीज है ना? तो बिजनेस इन्वायरमेंट जब बदलता है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है उस बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने में। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि बदलती हुई स्थिति के हिसाब से यदि हम एडजस्ट नहीं करते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। मैंने आपको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी बताई थी कि जो लाइफ है ना, बायोलॉजिकल लाइफ, वो भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। पहले डायनासोर होते थे, लेकिन डायनासोर ने अपने आप को बदला नहीं, तो वो डायनासोर की पूरी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई। तो ऐसे ही बदलते हुए स्थिति को पूरी तरह से तो नहीं, बट चेंज के साथ हम अडेप्ट कर लेते हैं, और दैट इज पॉसिबल। ऑर्गेनाइजिंग पूरी कोशिश करती है, इसको हेल्प करती है अपने आप। It provides stability so that it continues to survive and grow in spite of changes. कि बदल भी रहा है माहौल, तब भी वो चलती रहे, ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती रहे, बढ़ती रहे, ग्रो करती रहे। So this becomes possible only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from the top to the lower level. मतलब सभी के सभी व्यक्ति, ये पॉसिबल है कि तभी सभी के सभी लोग अपनी स्केलर चेन, क्योंकि पहले से क्लियरली डिफाइंड है किसको क्या काम करना है, तो उसको फॉलो करते हुए सभी व्यक्ति जो है चेंज को अडेप्ट करते हैं। Whenever a managerial post falls vacant, जब भी कोई एक पोस्ट खाली होती है तो तुरंत ही या तो प्रमोशन से उसको भर दिया जाता है, या फिर बाहर से रिक्रूट करने में तो टाइम लगेगा ना, तो प्रमोशन से उसको तुरंत भर दिया जाता है। तो सिंस एवरी सबऑर्डिनेट इज वेल अवेयर ऑफ द वर्किंग ऑफ हिज बॉस, अब ये सिंपल सी बात है ना, मॉनिटर का काम आपको पता है, तो यदि मॉनिटर नहीं आया तो हम किसी भी बच्चे को मॉनिटर बना सकते हैं, तो आप तुरंत उसका काम संभाल लोगे। ऐसे ही यदि आपके 5 सब्जेक्ट टीचर हैं और उसमें से आपकी क्लास टीचर मान लीजिए कुछ हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है, तो आपकी दूसरी सब्जेक्ट टीचर को यदि आपका क्लास टीचर बना दिया जाए तो वो हो जाएगा ना, आपका मैनेजमेंट सफर नहीं करेगा, आपकी क्लास सफर नहीं करेगी। तो इसी तरह से जो मैनेजरियल पोस्ट होती हैं वहां पर भी प्रमोशन से तुरंत एक फिल हो जाती है, और जो आपका सबऑर्डिनेट है उसे पता होता है कि बॉस का क्या काम है, तो वो आराम से उस काम को कर लेता है और डिफिकल्टी नहीं होती है फॉर हिज टेकिंग अप द न्यू पोस्ट। नई पोस्ट को लेने में उसे कतई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंस का ऑर्गेनाइजिंग की, वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, कार्मिक का भी विकास होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका भी विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डेलीगेशन की बात की, आपने को मैंने पिक्चर दिखाई थी कि एक बॉस है, उसको 10 तरीके के काम करने हैं, तो इसलिए वो अपना कोई काम किसी से कराता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो उसके नीचे के सबऑर्डिनेट हैं वो उस काम को सीख जाते हैं। तो बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट्स, इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज मैनेजर टू असाइन वर्क्स ऑफ रूटीन नेचर टू देयर एम्प्लॉयज। तो इससे क्या है कि वो आराम से उस काम को समझ पाते हैं कि बॉस का क्या काम है, एम्प्लॉयज का क्या काम है, एक दूसरे के काम को भी वो देख लेते हैं और सीख जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम इस चीज में समझ सकते हैं कि रिडक्शन इन वर्कलोड्स एनेबल द मैनेजर्स टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग जॉब एफिशिएंटली। कि क्या होता है बेटा कि जब हम एक काम कर रहे हैं, है ना, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो वो वर्कलोड जब अपना दूसरों के साथ शेयर करता है तो जो दूसरे व्यक्ति है वो भी उस मैनेजर के काम को सीख जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे एम्प्लॉइज है वो भी अपने आप को, लर्निंग उनकी जब हो जाती है तो वो अपने आप को डेवलप करते हैं, नया मेथड क्या है काम करने का वो उनको सीखने को मिलता है, जिससे कि क्या होता है वो जो भी उनका काम है उसको वो और बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और कुल मिला के जो मैनेजर का वर्कलोड है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके जूनियर्स हैं वो उस काम को उसमें हेल्प कर रहे हैं मैनेजर की। तो इस तरीके से यदि हम देखें, जब डेलीगेशन होता है, एक सीनियर अपने जूनियर को अपना काम करने को देता है, तो जो जूनियर है वो उस काम को सीख जाता है, और इससे जब कभी
उसको काम करना पड़ता है, तो उसे काम वो पहले से आ रहा होता है। तो इस तरह से पर्सोनल की जो डेवलपमेंट है, पर्सोनल मतलब कर्मचारी जो है उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो होता है। तो अगला जो स्टेप है, अगला जो स्टेप नहीं कहूंगी, फोर्थ पॉइंट जो है इसका, जो बड़ों में हमने फोर्थ एक्रोनिम में पढ़ा था बड़ों, तो ये ओ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अब देखो रिसोर्सेज का यदि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो वेस्टेज होगी, वेस्टेज हमें करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वेस्टेज होगी तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक मोटिव है वो तो प्रॉफिट मोटिव है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन तो हमें कभी करना ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर आती है। यदि ऑर्गेनाइजिंग ठीक नहीं होगी तो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। The entire work is divided into various small activities. छोटे छोटे काम में हम पूरा बड़ा काम जो है वो छोटे छोटे कामों में बांट देते हैं। आपने देखा होगा कि एक जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, मारुति भी है, मान लो एग्जांपल ले लो, तो वो सारी की सारी गाड़ी खुद नहीं बनाती है, उसके अलग अलग पार्ट्स है ना। तो वो क्या होता है, छोटे छोटे कामों को बांट दिया जाता है। मैनेजर है, आपको मैंने फोटो दिखाई कि किस तरह से मेल कोई उसकी संभाल रहा है, फोन कॉल्स को कोई और मैनेज कर रहा है ना, तो उसकी मीटिंग्स को कोई और मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से आप बड़े काम को, पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एवरी जॉब। हर अलग काम एक अलग व्यक्ति कर रहा है। इस तरीके से करने से देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट आउट। कोई पॉसिबिलिटी रह ही नहीं जाती कि कोई काम छूट जाए। और कोई एक काम कोई बार बार करे, दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, तुम भी कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, एक ही काम कई लोग कर रहे हैं और जो दूसरा काम है वो खाली पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो consequently there is optimum utilization of all the available resources. एक बार दोबारा से इस पॉइंट्स को देख लेते हैं कि all jobs are clearly defined. हर काम को परिभाषित किया जा रहा है, हर काम एक दूसरे से अलग है तो उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। Proper allocation of jobs helps in avoiding overlapping and duplication of work, helps in avoiding confusion and minimizing the wastage of resources and effort. तो ये पूरा पैराग्राफ यदि आपको पढ़ना है और आपको लगता है याद करने में दिक्कत है तो ऐसे पॉइंट्स बना बना करके आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग के काम से क्या फायदा है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ऑप्टिमम यूज of all material, machine, financial and human resources. आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स का मेन जो फोकस है वो है ही किस पे, इकोनोमाइज करने में, है ना। इकोनोमाइज कब होंगे, जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को। इकोनॉमिक्स में आप यही पढ़ते हो, है ना, किस तरह से मैक्सिमम रिसोर्सेज को हमें यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। मैनेजमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इस काम को पूरी तरह से करती है। अब जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो हमने याद करने के हिसाब से बड़ों में कवर कर लिए, लेकिन और भी पॉइंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग की महत्ता के, सिग्निफिकेंस के, और वो क्या है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कार्य संबंध में स्पष्टता। एक काम दूसरे काम से अलग है तो वो पहले से बता देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्लैरिफाई कर देती है वर्किंग रिलेशंस को एम्प्लॉइज के बीच में। वो ये बता देती है ऑर्गेनाइजिंग में पहले से कि ये काम करना है आपको, ये काम आपको करना है, आप अपना काम पूरा करके सो एंड सो को बताओगे, एक्स वाई को बताएगा, वाई जेड को बताएगा। तो इस तरह से वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। और इससे क्या होता है कि ये काम इसको करना था तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, उसे पता है कि ये काम मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल अरुण सर का ऑर्गेनाइजिंग का काम देखिए, उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजिंग का ये वाला टॉपिक है ना, ये ज्योति मैडम पढ़ाएंगे, तो ज्योति मैडम की अकाउंटेबिलिटी होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी कि उनको ये वाली प्रेजेंटेशन बनानी है। ऐसे ही हम हर काम को आगे बड़े बड़े लेवल्स के, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम करना जरूरी होता है, अदरवाइज तो सब कुछ मैस हो जाएगा, संभाल ही नहीं पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। अगला 6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंस का है वो ये आता है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावी प्रशासन। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। तो जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रशासन, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग की मदद से ही हो सकता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है या बेकार है, उसका काम कैसा रहा वो ऑर्गेनाइजिंग पे डिपेंड करता है।
है ना। तो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स। भाई टाइम टेबल बनता है ना स्कूल में, ये आप कोई टीचर यदि नहीं भी है तो भी आपको कोई ना कोई अरेंजमेंट करके पढ़ाया जाता है ना। तो ये क्या है, क्लियर डिस्क्रिप्शन बता दी जाती है जॉब की, भाई ये रहा आपका टाइम टेबल, टीचर ने आपको ऐसे पढ़ाना है, और उस टाइम टेबल को हिसाब से ही आपकी क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाने आते हैं। आपको टाइम टेबल पता है, आप 6 घंटे स्कूल में गए हो पढ़ने के लिए, आपको टाइम टेबल नहीं हो तो आपको दिक्कत रहेगी ना, कैसे पढ़ोगे, कौन सी चीज कब करोगे। तो टाइम टेबल आपको जो है वो ऑर्गेनाइजिंग जो है क्लियर करती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसकी इंपॉर्टेंस में, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, विस्तार और विकास। It helps in expansion and growth by allowing a business enterprise to add more job positions, departments and products. जब ऑर्गेनाइजिंग अच्छी हो जाएगी, आपके पास मान लीजिए 1 लाख का बजट था, आपने काम बहुत बढ़िया से करा, तो आपके अंदर काबिलियत दिख गई ना कि 1 लाख का काम आपने अच्छे से कर लिया, तो आप टर्नओवर 1.5 लाख की वो भी संभाल लोगे। आपकी 10 करोड़ की टर्नओवर को आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया, तो इसका मतलब ये है ना कि आप 11 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ को और संभाल लोगे। आपने 15,000 करोड़ को संभाल लिया, इसका मतलब ये है कि आप उससे और भी बड़ा संभाल सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स, और ऑर्गेनाइजिंग यदि किसी की अच्छी है तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस को मैं इस पिक्चर से फिर से दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, जो मैंने शुरू में दिखाई थी कि ये बिखरा हुआ सामान है और ये सिमटा हुआ सामान है। आपको यदि कोई चीज चाहिए तो क्या अच्छा लग रहा है देखने में, आप अपने आप समझ सकते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना है। आपको पिक्चर देख के समझ आ रहा है, ये पिक्चर देख के, है ना। तो ये पिक्चर देख के आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या फर्क है। अनऑर्गेनाइज्ड कैन नॉट लीड टू स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, है ना, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, और ऑर्गेनाइज में ये सब फायदे आपको दिख रहे हैं। तो ये पिक्चर जस्टिफाई कर रही है ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस को। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, मुझे पता है 1:50 हो चुके हैं, 10 मिनट में हमें क्लास को वाइंड अप करना है, तो हम अगला जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन की संरचना। छोटा सा टॉपिक है, हम इसको करेंगे, फिर थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर हम वाइंड अप करेंगे। सो इट इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज। जब हम अच्छा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं पिछले डिस्कशन में ये सब पॉइंट्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नीड फेल्ट व्हेन इंटरप्राइज ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, और जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो इसकी ज्यादा जरूरत और बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि स्टेगनेंसी जो है वो खत्म। ये पिक्चर देखिए अब आप, ये पिक्चर क्या बता रही है, ये अलग अलग पोजीशंस है, अलग अलग काम है, कौन सी जगह पर किस व्यक्ति को खड़ा होना है, कौन व्यक्ति किससे काम करेगा, उसका हेड कौन होगा, कौन से 4 व्यक्ति आपस में लिंक्ड होंगे, लाइक दैट। तो ये पिक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को शो कर रही है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, जो कोऑर्डिनेशन है, जो काम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अब सिंपल सी बात देखो, घर में शादी है, आपके 10 मेहमान आने हैं, लॉकडाउन में तो आजकल मेहमान आने ही नहीं, चलो कोई नहीं, छोटी सी पार्टी तो काम आसान है, हो जाएगा। लेकिन जब ज्यादा लोग हो जाए, एक बड़ी पार्टी आपको अरेंज करनी है, तो ऑब्वियसली बात है आपका काम बढ़ जाएगा, उसमें कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा लोग आएंगे, आपको ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा उनके काम होंगे, तो इससे क्या होगा, नए फंक्शंस एंड इंक्रीज इन हायरार्कीज बढ़ जाएंगे। ऐसे जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए आपको बहुत सारी जो हायरार्कीज हैं वो बनानी होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होते हैं। So thus, for an organization to function smoothly and face environmental changes, it becomes necessary to pay attention to its structure. ये बहुत जरूरी है कि किसी भी सफलता के लिए ऑर्गेनाइजेशन में उसको जरूरी है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो। और ये एनसीईआरटी का पहला पेज इस चैप्टर का मैंने आपको दिखाया था, और अजीज प्रेम जी जो विप्रो के मालिक हैं, उन्होंने इस चीज को पहले ही बता दिया था कि एक संगठन
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल तभी हो सकती है जब उसकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी हो। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। पीटर ड्रकर, he emphasizes on the importance of having an appropriate organization structure when he says, पीटर ड्रकर जो बहुत ही फेमस हमारे मैनेजमेंट में इनका नाम है, उन्होंने इस चीज को बहुत जोर देकर के कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? Organization structure is an indispensable means and the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it. हिंदी में पढ़े तो संगठन संरचना एक अपरिहार्य साधन है और यदि गलत संरचना व्यवसाय के प्रदर्शन को गंभीर रूप से बिगाड़ देगी और उसे नष्ट भी कर देगी। मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो है यदि अच्छी नहीं है तो संगठन खत्म हो जाएगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी डूब जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजिंग का जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है एक पिक्चर के माध्यम से। जो फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन people, work and resources. It also allows correlation and coordination among human, physical and financial resources, and this enables a business enterprise to accomplish desired goals. तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपको जाना है तो आप सिंपली एक चार्ट देख लो उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है टू ए लार्ज एक्सटेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अब हमें यहाँ ये भी समझने की जरूरत है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर। मतलब एक सुपीरियर ने कितने अच्छे से अपनी पूरी की पूरी टीम को संभाल लिया, है ना, एक मैनेजर ने अपनी पूरी मैनेजरियल जो टीम है उसकी उसमें कितने अच्छे से संभाला, ये ही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये इससे फर्क ये पड़ता है कि जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, है ना, कितनी बड़ी टीम उसको दी जाए, इस पर इसका जो है फर्क पड़ता है। तो प्रबंधन की अवधि काफी हद तक संगठनात्मक संरचना को आकार देती है। प्रबंधन के स्पान से तात्पर्य अधीनस्थों की संख्या से है जो किसी श्रेष्ठ द्वारा प्रभावी रूप से प्रबंधित की जा सकती है। यह संरचना में प्रबंधन के स्तर को निर्धारित करता है। A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of a business enterprise. एक अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत जरूरी है ताकि जो बिजनेस एंटरप्राइज के जो सारे काम हैं वो आपस सही ढंग से रहे, उनके ऊपर कंट्रोल सही ढंग से रहे, उनमें कम्युनिकेशन जो आपस में लोगों का है वो ठीक तरीके से रहे। An organization structure provides a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा तैयार करके देता है एंटरप्राइज को कि जिसके अंदर सिर्फ आपको रेगुलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है जिम्मेदारियों को, इंडिविजुअल्स की भी और डिपार्टमेंट की। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एक छोटा सा हमने लिया है कि Jyoti opened her own travel agency. The success of a travel agency depends on a harmonious relationship between the customer and the employees of the travel agency. In order to achieve this objective, she has divided the entire work of the agency into 3 subheads based on the functions, namely operations, sales, and administration. Operations include travel, counselor, reservation and ticketing and customer care. Sales include the accounts executive. Administration includes bookkeeper, cashier and utility personnel. The division of work on the basis of function has resulted into an organizational structure specifying the line of authority and responsibility. तो इससे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है जो कि पिक्चर के माध्यम से पहले भी बताया, वर्ड्स के माध्यम से आप यहाँ समझ सकते हैं। अब एक टास्क आपको दिया जा रहा है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा कि न्यूज़पेपर्स जब हम पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर्स में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होगा, है ना,
न्यूज में आता है, तो आपको वो देखना है, लिस्ट बनानी है ऐसे। और है देयर स्ट्रक्चर्स लेड टू इम्प्रूव, और स्ट्रक्चर की वजह से वो इम्प्रूव हुए या नहीं हुए, जो उन्होंने डिजायर्ड रिजल्ट थे वो अचीव किए या नहीं किए, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स से थोड़ा सा बता रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटेल में अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन के बेसिस पर यदि हम डिवीजन बांटते हैं स्ट्रक्चर को तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है, जबकि आप प्रोडक्ट के बेस पर बांटते हैं तो वो डिवीजन स्ट्रक्चर कहलाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, क्लास बिल्कुल खत्म होने जा रही है, तो आप जो है देख सकते हैं। कुछ लास्ट टॉपिक हमने कवर किया, अब ये समझ आया, आपको नहीं आया तो आपकी मैथ्स की कॉलम्स है, इसके क्वेश्चंस जो है आप आंसर देते जाइए। देखते हैं हम आपको समझ में आया है नहीं आया है, और एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में असाइनमेंट है, सीबीएसई क्वेश्चंस हैं जो आपके काम के हैं। तो पहले इस प्रश्न को देखिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन बी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आपको इसे मैच करना है राइट साइड में दिए हुए कॉलम से। 1 the activities which are of similar nature, 2 allocation of responsibility, 3 separation of products। तो सही जवाब दीजिए। अंजलि पांडे जवाब दे रही है फर्स्ट का थर्ड। ओके, पूरा जवाब दीजिएगा बेटा। ए का 3 कि डिपार्टमेंटलाइजेशन है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो बी का भी जवाब देना है। ठीक है, तो इकट्ठा जब भी मैच द कॉलम आएगा तो आप एक साथ जवाब दे सकते हैं। चेक करिएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोग जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्योंकि टाइम जो है ओवर चल रहा है हमारा, 2 बज चुके हैं, तो मैं इसका आंसर फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। A1 का जो है, ए का है 1, ठीक है, और बी का है 2। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक्टिविटीज विच आर ऑफ सिमिलर नेचर, उनके हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। प्रोडक्ट का करेंगे तो वो डिवीजन हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका आपका जो है, वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट। बी एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। पॉइंट 2 फ्रॉम होम दे टेक ऑर्डर। पॉइंट 3 रिलेशन अमंग द एम्प्लॉइज। तो ए का क्या आंसर है, बी का क्या आंसर है, ये आपको इस कॉलम से मैच करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको जवाब देना है मैच द कॉलम्स में। आई आंसर्ड फर्स्ट। ओके पिंकी सोनू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रामपाल जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। आशा गुलाटी, हर क्वेश्चन का जवाब आपने दिया। मुस्कान, लंच टाइम, ओके बेटा, हम भी इसी तरह से बैठे हुए हैं आपके साथ, कोई बात नहीं, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, आप रिफ्रेश करिए। तो आपके जवाब जो हैं बहुत बढ़िया बच्चों ने दिए हैं। चलिए चेक करते हैं, और आंसर है ए का 1, बी का 2। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो वर्क को डिवाइड करना और स्मॉलर पार्ट में बांटना। और बी तो बिल्कुल सिंपल है कि एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि कौन किससे ऑर्डर लेगा। शाबाश। अगला क्वेश्चन भी मैच की कॉलम का हमने लिया है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, डिजाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स टू एलिमिनेट एम्बिग्विटी। बी स्पेशलाइजेशन किसे कहेंगे, कि असाइनिंग ईच टास्क टू एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड स्पेशल पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जवाब दीजिए बेटा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाईज का वेट कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बस क्लास हम 10 मिनट में मैक्सिमम 7-8 मिनट में ओवर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है लास्ट का। वेरी गुड, तो अपने जवाब जो है आप देखिए। आप जवाब देख सकते हैं, ए का 1, बी का 2। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें ए ही है, उसके में 3 में से कौन सा आंसर इसका ठीक है आपको बताना है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट क्रिएट जॉब्स, नो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज।
तो बहुत सिंपल से मैंने मैच के कॉलम लिए हैं ताकि वन वर्ड आंसर की तरह से ही आपका ये चल पाए। तो कैसे करेंगे आप देखिए इसको। शाबाश, जवाब देते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, जवाब देते जाइए। चेक करिए कि आप ठीक है या नहीं है। चलिए कर लेते हैं चेक। तो इम्पोर्टेंस, स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो मिलता है हमें ऑर्गेनाइजिंग से, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट? ए, improves creativity, B, optimum utilization of resources, C, leads to innovation, D, guarantee success। तो हिंदी में पढ़ें। आयोजन के महत्व में से एक है रचनात्मकता में सुधार करता है, बी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है, सी, नवाचार की ओर जाता है, डी, सफलता की गारंटी। तो हम अपना जवाब चेक कर सकते हैं। 20th के जवाब आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। क्लास खत्म होने वाली है, फिर भी आप हमारे साथ आखिर तक बने हुए हैं 2 बजे के बाद भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका सही जवाब जो है वो है बी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन 21, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम लीड्स टू व्हाट? ऑप्शन ए, स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन बी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी, clarity in working relationship, and option D, adaptation to change। हिंदी में देखें, ऑर्गेनाइजिंग में क्या शामिल नहीं है, क्या किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। वेरी गुड, 21st के आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा टाइपिंग करके बच्चे जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो चेक कर लेते हैं आपका जवाब क्या है। इट्स सी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जब हम बताते हैं बेटा तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप जो है उससे होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड। 22nd का आंसर अभी आने शुरू नहीं हुए बेटा। मैं देख रही हूँ कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है 22nd क्वेश्चन का आंसर। अभी तक 21st क्वेश्चन के आंसर ही चल रहे थे। सी सी सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश बच्चों। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं थोड़ा स्क्रीन जल्दी मूव कर रही हूँ मैं, लेकिन 22nd क्वेश्चन के आंसर की आपसे वेट कर रही हूँ। इट्स बी, सबसे पहले पप्पू सिंह ने जवाब दिया है। वेरी गुड, सचिन रॉय, प्रिया कुमारी, सचिन रॉय ने दोबारा दिया है। प्रियंका कह रही है सी है, खुशी कह रही है 22 का डी है। गुलशन कुमार समर्थ, एस सप्रा जी कह रहे हैं गुड गोइंग ज्योति मैम, थैंक यू सप्रा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो चेक कर लेते हैं हमारा 22 का आंसर क्या है। इट्स डी, हाउ विल बी डन, कैसे होगा, क्या करना है। तो ये तो हमने पहले प्लानिंग में डिसाइड कर लिया था, है ना, कैसे करना है ये हमें ऑर्गेनाइजिंग में। ओके, आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद दिस आंसर, है ना। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड, कैसे करना है ये तो इंक्लूडेड है इसमें। तो ये आंसर जो है व्हाट विल बी डन आपका जो है जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? तो डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? काम का बेटा आप जल्दी जल्दी स्क्रीन मूव करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो हम इसको जरा वाइंड अप करेंगे जल्दी जल्दी, आप इसके आंसर्स देखते जाएंगे। काम का विभाजन, जिम्मेदारी सौंपना, विशेषज्ञता, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बाकी सभी स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, स्पेशलाइजेशन स्टेप्स में इंक्लूडेड नहीं है, वो एक इसकी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन, लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप।
तो कौन सा जो है लास्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में? काम की पहचान और विभाजन करना, विभागीयकरण करना, कर्तव्यों का निरूपण करना या रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना करना। तो इसका सही जवाब है, ममता नेगी ने दिया, मोनिका ने दिया, वेरी गुड। इसका सही जवाब है डी। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने भी सही जवाब दिया है इसका, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम लीड्स टू व्हाट? स्पेशलाइजेशन, improved productivity, clarity of relationship या rumors? रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होता है? विशेषज्ञता आती है, उत्पादकता में सुधार होता है, रिश्ते की स्पष्टता होती है या अफवाहें फैलती है? तो ये थोड़ा बताइएगा आप। इसमें क्वेश्चन नंबर हमने नहीं डाला है, 25 मान सकते हैं इसको आप। और एक भी जवाब आ जाए, 25 सी जवाब दिया है सोनू श्रीवास ने, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, शाबाश। तो चेक कर लीजिए, इसका आंसर सी, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लास्ट में आपको ये दिखा दें, ये इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, एस्पिरेशंस की तरफ से, क्लास शेड्यूल, असाइनमेंट, रिकॉर्डेड सेशन। डाउट्स को सबमिट करने के लिए आप अपने इन आइकन्स का यूज कर सकते हैं। अपने एस्पिरेशन अकाउंट में लॉग इन करिए। कोई डाउट है, कोई कंप्लेंट्स हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप कांटेक्ट करिए। आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। ये टाइम टेबल है जो आपको बताना है। अगली क्लास जो है आपकी वो अब अकाउंटेंसी की होगी थर्सडे को, और फ्राइडे को बिजनेस स्टडीज की आपकी क्लास होगी जो ऑर्गेनाइजेशन की ही होगी। एंड एट द एंड दिस इज असाइनमेंट, इसमें ज्यादातर सीबीएसई क्वेश्चन ही है, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ सीबीएसई। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ देम और आप इनको बैठ करके करिएगा। कोई डाउट्स हैं तो अपने डाउट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। there are 3 pages of assignment. This is one. Take screenshots बेटा, take screenshots। ये सभी सीबीएसई में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके काम के हैं। इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो सब मिल जाएंगे। आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो अपने डाउट सेक्शन में लिखिएगा, अगली क्लास में वो कवर कर दिए जाएंगे। एक और असाइनमेंट, तो दीज आर 17 क्वेश्चंस फॉर योर असाइनमेंट। आप शिकायतें करते रहते हो ना, बार बार असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये असाइनमेंट हमने इसी में डाल दिया है। और एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, उसको भी असाइनमेंट के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, ज्यादा 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 1 मार्क के, किस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। So thank you very much, dear students. Thank you very much for my all the co-panelists, Puneet sir, Mukesh sir, Arun Sethi sir, and all the team members, जिसमें अकाउंटेंसी टीम के मेंबर्स भी हैं जो कि YouTube पर हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योत्सना मैडम, महेश जैन सर, फुलारा सर, ये सभी जो आप हमारे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। मैं उन सबका भी धन्यवाद करूंगी जिनका कि मैंने कंटेंट यहाँ पर कुछ कुछ यूज किया है, जैसे कि इंटरनेट को भी मैंने यूज किया है, तो उन सभी का धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच।